अमन एक एक पन्ने को बड़े ही गौर से देख रहा था, जिनमें अलग अलग तरह की तस्वीर बनी थी। किसी में बड़ा सा मकान तो किसी में कोई हैवान। अमन ने सारी तस्वीर देखी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थक कर पास रखी कुर्सी पर हाथ में वहीं डायरी लिए बैठ गया। अभी भी बार बार उथल पुथल कर वहीं डायरी देख रहा था। तभी उसने ध्यान से देखा कि हर तस्वीर में एक ही लड़के का चित्र था, जो अलग अलग रूप में बनाया गया था। फिर वो एक पलक बिना नजर झुकाए सपना को देखता रहा और कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर उसने नर्स को कुछ समझाया, फिर बोला, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे फोन कर देना। थोड़ी देर बाद बाकी के कुछ मरीज चेक करके घर की तरफ निकल गया। घर आने पर पता चला रीमा और विजय दोनों जा चुके थे। माँ ने खाने को पूछा, खाना खा ले बेटा। मुझे भूख नहीं है। फिर वह अपने कमरे में चला गया। उसे अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मन अब उसके काबू में नहीं रहा। काफी देर सोचता रहा, लेकिन उसे खुद ही अपने एहसास की समझ नहीं थी। सारी रात इसी सोच में निकाल दी, लेकिन कोई खास विवरण अभी भी उसकी समझ में नहीं आ सका। आखिर एक से एक लड़कियां मैंने अपनी जिंदगी में देखी, फिर सपना जैसी साधारण लड़की के लिए ही मेरे दिल में अलग एहसास क्यों है? बाकी सबके साथ कभी ऐसे एहसास नहीं महसूस हुए। अगली सुबह अमन जब उठा तो पूरी रात न सोने की वजह से उसका सर चकरा रहा था। वो वहीं बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में सुमन जी कमरे में आते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज ड्यूटी नहीं जाना तुम्हें? अमन ने आंखें खोलते हुए कहा, माँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा। सुमन जी ने यह सुनते ही तुरंत अमन के सिरहाने बैठते हुए उसका सर उठाकर अपनी गोदी में रख लिया। फिर काफी देर तक सर दबाती रही। अमन उठकर चलने लगा तो सुमन जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए पूछा, कहाँ चल दिए? ड्यूटी जा रहा हूँ माँ। आज रहने दे बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुमन जी के कहने पर अमन दोबारा अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद फोन की आवाज से उसकी नींद टूटी। देखा तो अस्पताल से फोन था। तभी अमन बोला, हेलो, क्या हुआ? तभी बानो ने सवाल किया, साहब आप कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। क्या हुआ? सब ठीक है वहाँ? साहब वो सपना की हालत अभी भी गड़बड़ है। बाकी सारे डॉक्टर अपने अपने मरीज के साथ बिजी हैं। तो बताइए अब मैं क्या करूं? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। ठीक है साहब। ये कहकर बानो ने फोन रख दिया। अमन जल्दी से तैयार होकर जैसे ही कमरे से निकलने लगा, सुमन जी सामने खाना लेकर आ गई। सुमन जी गुस्सा करते हुए बोली, तुझे कितनी बार मना कर दिया मैंने, लेकिन तुझे तो मेरी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ ऐसा नहीं है, अस्पताल से फोन आया था, किसी की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए जा रहा हूँ। सबकी परवाह है, लेकिन खुद को भी देख लिया कर कभी। मैं ठीक हूँ माँ। खाना खा ले, फिर चले जाना। फिर अमन बोलते हैं, अब जा रहा हूँ, और हाँ, अपना ख्याल रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद अमन अस्पताल पहुंच जाता है। सामने खड़ी नर्स से जरूरी सामान मंगवाकर खुद सपना के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। बाहर दरवाजे पर ही बानो खड़ी थी। अमन को देखते ही बोली, साहब इसका बुखार बहुत बढ़ गया, बार बार उल्टी करे जा रही है। अमन जाते ही सपना का हाथ पकड़ा और नब्ज देखने लगा। जैसे ही अमन ने सपना का हाथ पकड़ा, सपना ने अपनी आंखें खोल ली। वो कभी अपने हाथ को देखती तो कभी अमन को। अमन ने सब चेक करके बोला, बानो पानी लाओ और इन्हें दवाई दो। अब तक अमन ने एक बार भी सपना को ध्यान से नहीं देखा। उसे डर था कल की ही तरह फिर से कभी भावनाओं में न बह जाए। वहीं सपना आज लगातार अमन को देखे जा रही थी। दवाई खिलाने के बाद बानो कुछ काम की कहकर बाहर चली गई। इतने में ही सपना को दोबारा उल्टी होने लगी तो भागकर बाथरूम जाना चाहती थी, लेकिन कमजोरी की वजह से पैर लड़खड़ा गए। अमन ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया, फिर अपना सहारा देकर बाथरूम तक ले गया। जब सपना को आराम मिला तो उसे सहारा देकर बेड पर सुला दिया। नर्स ने अंदर आते हुए कहा, लाओ हाथ आगे करो। सपना ने डर के मारे आंखें बंद कर ली तो नर्स बोली, घबराओ नहीं, छोटी सी सुई है, देखो कमजोर हो बहुत, इसलिए एक बोतल ग्लूकोज है बस। अमन ने बोतल में ही नींद का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वो थोड़ी देर सो सके। उसे कहीं ना कहीं पता था जब तक वो यहाँ रहेगा उसे सहज महसूस होगा, जिससे वो सो भी नहीं पाएगी। थोड़ी देर में ही इंजेक्शन का असर हो गया और सपना सो गई। नर्स भी दूसरे मरीज को देखने को कहकर चली गई तो उसकी नजरें फिर से सपना के चेहरे पर टिक गई। सोते हुए भी उतनी ही मासूम लग रही थी जितनी वो हकीकत में थी। अमन को फिर वही कल वाले ख्याल मन में आने लगे।
तभी उसकी नजर डायरी पर गई, जो आज तकिए से थोड़ा दूर अलग ही रखी थी। अमन को पता था आज सपना की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो डायरी पर ध्यान नहीं दे पाएगी। अमन ने बिना देर किए वो डायरी उठाई, बाहर की तरफ चल पड़ा। उसने विजय से सपना का ध्यान रखने को बोला और घर के लिए निकल गया। अमन के जाते ही अस्पताल में सब कुछ उल्टा हो गया। आज बड़े थानेदार साहब काफी दिनों बाद अस्पताल में दिखे थे। थानेदार साहब और अस्पताल के मालिक अरोरा साहब दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। थानेदार साहब ने आते ही अरोरा से हाथ मिलाया, फिर बोले, ये क्या सुन रहा हूँ मैं आजकल? आपके अस्पताल के डॉक्टर भी कुछ ज्यादा ही उड़ने लग गए। तभी अरोड़ा साहब ने पूछा, अरे क्या बात है थानेदार साहब, इतने गुस्साए हुए कैसे लग रहे हो और किस डॉक्टर की बात कर रहे हो तुम? तभी थानेदार ने बताया, मुझे फोन करके तेरे अस्पताल का ही कोई डॉक्टर बताया है। आजकल उस सपना के कमरे की तरफ ही चक्कर लगाता फिरता है। रघु अरोड़ा के लिए काम करता था, वहीं अस्पताल में रहकर भी सब पर निगरानी रखता था। तू परेशान ना हो, मैं अभी रघु से उस डॉक्टर का नाम पूछता हूँ। ज्यादा उछलेगा तो तबादला करवा दूंगा। फिर अरोड़ा रघु को फोन मिलाता है। जी साहब। अरे रघु, कौन डॉक्टर है वो जिसकी बात तुम थानेदार से बता रहे थे? डॉक्टर अमन। अरोड़ा को अमन का नाम सुनते ही झटका लगता है। तभी थानेदार बोला, अभी तक तो बड़ा उछल रहा था, अब क्या हो गया? रघु अभी डॉक्टर अमन की बात कर रहा था, जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी लगभग 70% केस ठीक कर देता है। बहुत डिमांड है इस डॉक्टर की यहाँ। तो इसमें मैं क्या करूं? समझा उसे उस लड़की को छोड़कर बाकी मरीज में ध्यान दे। तभी अरोड़ा बोला, और फिर भी नहीं माना तो उठा के कहीं दूर फेंक देंगे साले को। तुझे पता है कितना घाटा होगा मुझे? उसकी डिमांड ज्यादा मतलब कमाई भी ज्यादा। चल ठीक है, बाद में सोचते हैं कि क्या करना है उसका। अभी मैं चलता हूँ। यही कहकर थानेदार साहब चले गए। उधर अमन ने रात को खाना खाया, फटाफट अपने बैग से सपना की डायरी निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। सपना के साथ में किसी लड़के का चित्र बना हुआ था और नीचे थी शुरुआत उनकी मोहब्बत की। मैं सपना अपनी माँ और छोटी बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। घर में किसी बड़े का आसरा नहीं था, तो रहने को 1-2 कमरे का छोटा सा मकान ही था। माँ दूसरों के घरों में काम कराती, जिससे घर का गुजारा हो जाता था। फिर काफी दिनों बाद मेरी मेहनत रंग लाई और मुझे एक निजी कंपनी में काम मिल गया। मैं अब साथ में ही कंप्यूटर भी सीखने लगी थी, जिससे आगे जाकर कोई दूसरी अच्छी नौकरी मिल सके। धीरे धीरे मैं वहाँ पूरे स्टाफ से घुल मिल गई, लेकिन जिस पर मेरा सबसे ज्यादा ध्यान रहता वो था साहिल। पहली नजर में जब से उसे देखा तभी से मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन कहने को हमेशा डरती थी, क्योंकि कहाँ मैं एक गरीब घर की छोटी सी नौकरी करने वाली लड़की थी, वहीं वो एक बड़े घर का और साथ में कंपनी में ही एक अच्छी पोस्ट पर भी था। इसलिए हमेशा अपने अरमान दिल में ही दबा लिया करती। लेकिन साहिल कहीं न कहीं मेरे मन के भावों को पढ़ लिया था। जैसे कहते हैं ना, मोहब्बत कभी छुपाए नहीं छिपती, तो वही हाल अब मेरा था। फिर एक दिन जब मैं घर जा रही थी तो साहिल ने मेरे सामने ही अपनी कार रोक दी। मैंने जब कारण पूछा तो कार में बैठने का इशारा कर दिया। थोड़ी देर में कार एक होटल के सामने रुकी। उसने मुझे साथ चलने को बोला और मैं उसकी मोहब्बत में इतनी पागल की बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल दी। अंदर जाकर हम दोनों एक टेबल के पास लगी अलग अलग कुर्सी पर बैठ गए। उसने 2 कॉफी ऑर्डर की। थोड़ी ही देर में कॉफी भी आ गई और हम दोनों ने बिना एक दूसरे को देखे अपनी अपनी कॉफी खत्म कर दी। फिर मैंने उसे घर जाने को बोला। बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे और शादी करना चाहता हूँ। मेरी तो जैसे बिन मांगे ही मुराद पूरी हो गई थी। बेहद खुश थी मैं उस वक्त, और बिना कुछ सोचे समझे ही मैंने उसे शादी के लिए हाँ कर दी। 2-4 दिन इसी तरह निकल गए। फिर एक दिन साहिल अपनी माँ और पापा को साथ लेकर घर आ गया। सबने माँ से शादी की बात की तो माँ भी इतने बड़े घर का रिश्ता आया है सोचकर हाँ कर दी। लेकिन साहिल की शर्त थी कि शादी सादे तरीके से ही अपनों के बीच में ही होगी। माँ ने भी पैसों की तंगी देखकर हाँ कर दिया और फिर देखते ही देखते मेरी शादी मेरे ही मनपसंद लड़के से हो गई। मुझे मेरा प्यार मिल गया।